तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन और इसमें अब हम पढ़ रहे हैं इम्पल्स। देखता हूँ एनसीईआरटी क्या कह रही है। कहता है वी समटाइम्स एनकाउंटर एग्जांपल्स वेयर अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो पहले तो इम्पल्स की डेफिनेशन यही लिख दीजिए। इम्पल्स की डेफिनेशन लिख दीजिए, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। जब बड़ा सा फोर्स थोड़े से समय के लिए काम करता है ना, तो लिख दीजिए फॉर एग्जांपल हैमरिंग अ नेल। कील जब आप ठोक रहे हैं ना, तो आपने हथौड़ी मारी, हैमर मारा नेल पे, हैमर आपने नेल पे मारा, तो अचानक से कितना बड़ा फोर्स आ गया और फिर वो जल्दी से जीरो हो गया। और फिर थोड़ी ही देर बाद, इतने गैप के बाद फिर दोबारा हथौड़ी की चोट पड़ी, तो अचानक से फिर से एक बड़ा सा फोर्स आया और बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो फिर जीरो हो गया। वो पंखा फोर्स आ रहा है थोड़े से टाइम के लिए, यहाँ से आप यहाँ तक लेके आए हैमर को, तो अचानक ये कॉन्टैक्ट ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करता, बड़ा सा फोर्स काम कर रहा है थोड़े से टाइम के लिए। तो ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, ये ऐसा लग रहा है पल्स के जैसा है। लिख दीजिए, द फोर्स कम्स एज अ पल्स, द फोर्स कम्स एज अ सडन पल्स, force comes as a sudden pulse and therefore it is called impulse. This is called impulse. ये impulse की definition है या इसकी understanding जो है, ये definitely important नहीं होती है exam point of view से। तो question लिख दीजिए, what does the impulse create? Impulse create क्या करता है? और उसका जवाब है, इसने लिखा है finite change in momentum। ये बड़ा सा फोर्स थोड़े समय के लिए काम करता है। खैर मतलब फोर्स है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उसका मोमेंटम तो चेंज होगा ही। तो इम्पल्स क्रिएट क्या करता है? ये फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। वही वो कह रहा है, फॉर एग्जांपल व्हेन अ बॉल हिट्स अ वॉल and bounces back, the force on the ball by the wall acts for a very short time when the two are in contact, yet the force is large enough to reverse the momentum of the ball। एक गेंद को हमने दीवार पे देके मारा, तो जो टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बॉल एंड द वॉल है वो ज़्यादा तो नहीं है, पर ज़रूर मोमेंटम अच्छा खासा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तभी बॉल का डायरेक्शन रिवर्स हो गई, बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, यानी बॉल के मोमेंटम की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। Often in these situations the force and the time duration are difficult to ascertain separately। अब ये इतना सडन फोर्स आता है और इतने थोड़े से टाइम के लिए आता है कि कितना फोर्स है और कितना टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो हम सेपरेटली नहीं बता सकते। However, the product of the force and time, which is the change in momentum of the body, remains a measurable quantity. This product is called impulse। तो impulse की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो सीधे सीधे हमारे काम की है और बाकी सब बकवास। अब तक हमने जो भी लिखा मैंने उसमें कहीं कोई भी स्टार आपको नहीं दिया है। What does impulse create? जरूर आप एक स्टार दे सकते हैं। Impulse create क्या करता है? The change in momentum, उस पर एक स्टार दे सकते हैं। हाँ, मैथमेटिकली अब मैं आपको इम्पल्स का फॉर्मूला बताने वाला हूँ और इसलिए उसमें आएंगे 5 स्टार। तो इम्पल्स का फॉर्मूला लिख दीजिए, इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। जितनी देर तक ये फोर्स काम कर रहा है, इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डेल्टा टी। एंड इसकी वजह से इस फोर्स, ये फोर्स जब किसी बॉडी पे काम करता है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। सो इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा टी। फोर्स का फॉर्मूला डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है, तो फोर्स इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये ठीक है, बस ये काम की बातें हैं। हम मैथमेटिक्स में ही केवल इंटरेस्टेड हैं, थियरी वाले पार्ट को इग्नोर करें। एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ लें थियरी वाले पार्ट को, बस उसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स को पढ़ें। और खूब 5-6 महीने का गैप आ गया हो तो उसके बाद थियरी की एक बार और रीडिंग लगा लें। इससे ज़्यादा थियरी की आवश्यकता नहीं है।
पर बेसिक बुक आप एनसीईआरटी ही केवल फॉलो करें और सिर्फ उसी की रीडिंग लगाएं। एनसीईआरटी की रीडिंग की अभी से आदत डाल लीजिए, उसे टालिए मत। That a large force acting for a short time to produce a finite change in momentum is called an impulsive force. तो बस इतना ठीक है। Impulsive force को define कर लेते हैं, कोई मतलब तो हालांकि है नहीं, पर लिख दीजिए, heading दे दीजिए, impulsive force. लिख दीजिए large force. Large force acting for a short time. Large force acting for a short time, producing a finite change in momentum is called an impulsive force. Large force है, short time के लिए है, बस वह force जो impulse पैदा करे, sudden impulse का meaning थोड़ा सा sudden type का आता है, bracket में लिख दीजिए, impulse implies sudden force. अचानक से force आया, अपना काम किया और वापस। कहता है, in history of science, impulsive forces were put in a conceptually different category from ordinary forces. Newtonian mechanics has no such distinction. न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब है वह मैकेनिक्स जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करती है। ऐसी आप हेडिंग दे दीजिए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ध्यान दीजिए, मैं हेडिंग तो दिलवा रहा हूँ पर स्टार नहीं दिलवा रहा। ये सारी बातें बकवास है, इनका स्कोर से कोई लेना देना नहीं है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिन्हें मैकेनिक्स विच ओबेज न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन के लॉ को ओबे करे वो मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। ये भारी भरकम शब्द होते हैं, इनसे स्कोर का कोई ताल्लुक नहीं होता। कह रहा न्यूटोनियन मैकेनिक्स हैज नो सच डिस्टिंक्शन। पहले वो कह रहा है हिस्टोरिकली अगर बात करें तो नॉर्मल फोर्स और इम्पल्सिव फोर्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा था, तो कोई मतलब ही नहीं यार, फोर्स तो फोर्स है। अब थोड़े से टाइम के लिए आ रहा है कि बड़े टाइम के लिए आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। और वो फोर्स भी मोमेंटम चेंज करता था और सडन फोर्स भी मोमेंटम चेंज करता है। इम्पल्सिव फोर्स को अलग कैटेगरी में रखने का कोई मतलब नहीं है। कहता है इम्पल्सिव फोर्स इज लाइक एनी अदर फोर्स एक्सेप्ट दैट इट इज लार्ज एंड एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो अगेन मैं इस बारे में कोई भी बात हाईलाइट करने लायक नहीं मानता। थियोरी इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है, थियोरी इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है। अगर आप समझ गए तो आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। एग्जाम्पल 5.4 देखिए, द बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंजिंग इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। 12 की स्पीड से बॉल आई थी और बैट्समैन ने उसको 12 की स्पीड से ही लौटा दिया। मास इतनी है, रिटर्न द इंपल्स इंपॉर्टेंट टू द बॉल, ये इंपॉर्टेंट टू द बॉल। ये अच्छा क्वेश्चन है 5.4, एग्जांपल 5.4। और हाँ, ये न्यूमेरिकल है और 4 स्टार लायक तो है ही कम से कम। तो ऐसा लिख दीजिए, वी हैव टू डिटरमिन इंपल्स इंपॉर्टेंट टू द बॉल, impulse imparted to the ball will be equal to change in momentum of the ball। ये बॉल के मोमेंटम में चेंज के बराबर है। जो इंपल्स है वो डेल्टा पी ऑफ बॉल है, सो पी फाइनल ऑफ बॉल है माइनस पी इनिशियल ऑफ बॉल है, और बॉल की स्पीड ये u थी, और फिर ये वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी माइनस u है। तो एक्चुअली इनिशियल मोमेंटम प्लस nu है और फाइनल मोमेंटम माइनस nu। क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गई ना, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको डायरेक्शन की बात तो करनी ही पड़ेगी। सो डेल्टा पी ऑफ बॉल इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सो मोमेंटम जो बॉल का चेंज हुआ है वो है -2nu। ये अब बॉल u की स्पीड से गई थी, u की स्पीड से गई थी और उसी स्पीड से लौटी है। तो बॉल के मोमेंटम में चेंज निकालना, ये बात ध्यान से देखी जाए। और अगर आप इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, मोमेंटम चेंज के आप केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, तो ये साइन ड्रॉप कर दीजिए। अगर मैं डेल्टा पी देख रहा हूँ, बॉल का मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, तो मैं माइनस साइन इग्नोर कर दूंगा। बस अब आप m भी डाल दीजिएगा और u भी डाल दीजिएगा। मास, इस सवाल में मास की वैल्यू दी है 0.15 kg
एनकेएस यूनिट्स में है, एसआई यूनिट में, और स्पीड भी है 12 मीटर पर सेकेंड, ये भी एसआई यूनिट में है, तो कोई कन्वर्जन आपको करना नहीं है। बस चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ रही है, इसकी यूनिट आ रही है फोर्स इनटू टाइम होता है ना, इम्पल्स की यूनिट है फोर्स इनटू टाइम, जहाँ आपने इम्पल्स डिफाइन किया वहीं आप कहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स इनटू टाइम है, इसकी यूनिट है न्यूटन इनटू सेकेंड। इसका मैग्नीट्यूड है फिलहाल कुछ 3.6 न्यूटन सेकेंड। ये माइनस साइन इस बात को बता रहा है कि जो भी आपने इस सवाल में प्लस डायरेक्शन मानी है, इम्पल्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल को इम्पार्ट किया गया। हमने इस सवाल में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, फ्रॉम द बॉलर टू द बैट्समैन, बॉलर टू बैट्समैन की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, और इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल माइनस साइन के साथ आ रहा है। ये बात आप लिख लीजिए कि ये माइनस साइन, ऐसा मैं लिखता हूँ, minus sign outside the bracket, minus sign outside the bracket indicates the direction, minus sign outside the bracket, ये वाला जो ब्रैकेट हमने लगाया है, minus sign outside the bracket indicates the direction। बस यहाँ लिख दीजिए, here we have assumed the positive direction to be, we have assumed the positive direction from to be from bowler to batsman। ये बॉल गई है बैट्समैन की तरफ, फ्रॉम बॉलर टू बैट्समैन। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में जो भी फर्स्ट मेंशन्ड वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। हालांकि आप ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, और आप इसका बिल्कुल उल्टा भी कर सकते हो, उसे स्टेप्स थोड़े बहुत बीच के बदल सकते हैं, पर फाइनल आंसर पे कभी कोई चेंज नहीं आएगा। ब्रैकेट में वो बात भी आप बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मेंशन्ड वेक्टर इन द क्वेश्चन, direction of first mentioned vector in the question is usually taken to be positive. Direction of first mentioned vector in the question is usually taken to be positive as a matter of convention only। आपकी चॉइस करें, इनिशियल मोमेंटम को प्लस एनयू बोलेंगे, फाइनल मोमेंटम को आप माइनस एनयू बोलेंगे, चेंज इन मोमेंटम ये है, और माइनस साइन फाइनल डेल्टा, फाइनल चेंज जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल है उसमें माइनस साइन आ रहा है, वो इस बात को ये बता रहा है, लिख दीजिए कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इज डायरेक्टेड फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर। माइनस साइन है ना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इज डायरेक्टेड फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर। ये काफी खैर इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, ये सवाल तो शायद समाप्त हो गया, और इसका रिजल्ट जो है हमारे बड़े ही काम आएगा, लगातार आते रहेगा। इसकी थियरी पढ़ लेते हैं। कहता है दिस इज एन एग्जांपल वेयर द फोर्स ऑफ द बॉल बाय द बैट्समैन एंड द टाइम ऑफ कांटेक्ट विद द बॉल एंड द बैट आर डिफिकल्ट टू नो, द इंपल्स इज वेरी डिफिकल्ट। कहता है ये तो हमें नहीं मालूम, ये तो हमें नहीं मालूम कि बॉल ने बैट पे या बैट ने बॉल पे फोर्स कितना लगाया, हमें ये भी नहीं मालूम कि दोनों के बीच में टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना रहा। तो वो फोर्स इनटू टाइम से तो मैं नहीं निकाल पाया इंपल्स, पर मैंने चेंज इन मोमेंटम से निकाल लिया। ठीक है, वो लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं पता और आपको टाइम का मैग्नीट्यूड नहीं पता, यूजलेस बात है। जिस भी बात को आप मैथमेटिकली यूज ना कर पाए वो बात एकदम इडियोटिक है, और बस ऐसे ही अपना नॉवल पूरा करने के लिए इन लोगों ने लिखा है, नॉवल की स्टाइल में ही लिखा है, तो उसमें से बहुत सारी बातें स्किप करने लायक है। जैसे आप नॉवल स्किप कर करके पढ़ते हो, वैसे ही एनसीईआरटी भी स्किप कर करके पढ़नी चाहिए। हालांकि 100% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आएंगे, तो भी आपको पता होना चाहिए कि हर लाइन तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात केवल ये बताना चाहता हूँ कि जब भी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होती है, जब भी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होती है इम्पैक्ट की वजह से, बैट और बॉल में कॉन्टैक्ट हुआ और बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हुई, तो उसमें जो चेंज इन मोमेंटम इन्वॉल्व है वो ज्यादा है। उसमें जो शॉट में पावर इन्वॉल्व है, जो फोर्स इन्वॉल्व है वो ज्यादा है। अच्छा, पावरफुल शॉट मारा होगा आपने, तभी आपने डायरेक्शन उसकी रिवर्स कर दी। अगर आप रिवर्स स्वीप खेल लेते हैं थर्ड मैन की तरफ, क्रिकेट में पीछे की तरफ टेक्निक का इस्तेमाल करके, तो वहाँ पावर में दम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती शॉट में, वहाँ टेक्निक इन्वॉल्व है, फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, ज्यादा पावर इन्वॉल्व नहीं है।
हाँ, डायरेक्शन रिवर्स करके लौटा देने में दम दम चाहिए। किसी को आप दम लगा दो डांट के, उसके लिए आपके अंदर भी तो दम चाहिए। वो सही है या गलत उसकी बात नहीं है, आप में दम चाहिए। तो भाई जब भी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, जब भी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, देखो यहाँ डायरेक्शन रिवर्स हुई, बॉल यहाँ गई थी और यहाँ आई, तो जो ये माइनस साइन जो है ब्रैकेट के अंदर हुआ ना, तो ये पी फाइनल, चलो एन यू प्लस एन यू आएगा। मतलब कहते हैं एक काम करो, इनिशियल वेलोसिटी को इनिशियल यू ले लो और फाइनल को अगर वी ले लो, तो फाइनल एन यू प्लस एन यू आ जाएगा। मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब भी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होती है तो कैलकुलेशन में ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन आता है। अब चाहे फाइनल वेलोसिटी v हो चाहे फाइनल वेलोसिटी v u हो। ये बात फिर से 5 स्टार लगा के लिख दीजिए आप कि whenever the direction of motion is reversed, whenever the direction of motion is reversed, then more force is involved. More force is involved. The magnitude of impulse is greater. The magnitude of impulse imparted is greater. बॉल को ज्यादा इंपल्स दिया है आपने। So in calculations, the sign inside the bracket should be positive. इस पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। अगर आपको आंसर बड़ा लाना है तो ब्रैकेट के अंदर तो साइन प्लस ही होना चाहिए ना। मैं इसको अलग से लिखवा ही देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन जब आप रिवर्स कर रहे हो तो ज्यादा फोर्स इन्वॉल्व है, तो आंसर बड़ा लाना है। चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ है तो आंसर बड़ा लाने के लिए प्लस होना चाहिए। और ये माइनस साइन जो बाहर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी ज्यादा चिंता ना करें आप। ये पेपर में नॉर्मली कोई आपसे पूछता नहीं है। आप वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और वेक्टर क्वांटिटी में ओवरऑल जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन बताता है। आपको केवल ये चेक करना है कि आपका आंसर बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। अगर कैलकुलेशन का समय नहीं है, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया ये पेपर में और आपके पास कैलकुलेशन का समय नहीं है, तो भी आपको पहले से पता है कि आंसर बड़ा वाला लाना है। अगर आप तुक्के मारने की नौबत आ ही गई है आप पे, तो जो आपको सबसे बड़ा आंसर दिख रहा है वो तुक्का मार दीजिए, छोटा आंसर तो नहीं होता। जरूरी तो नहीं है कि जो आप कर रहे हैं वो सही जाएगा, फिर भी चांसेस हैं। छोटा वाला मारेंगे तो डेफिनेटली शायद गलत ही जाए। क्वेश्चन लिख लेते हैं इस बात को कि अ बॉल हिट्स अ वॉल, एक गेंद दीवार से टकरा रही है। अ बॉल हिट्स अ वॉल विद स्पीड u, बॉल दीवार को टकराती है विद स्पीड u से, एंड rebounds with the speed v, rebounds with the speed v. Calculate the magnitude of the change in momentum of the ball. Calculate the magnitude of the change in momentum of the ball. बॉल के मोमेंटम में जो चेंज हुआ है वो बताइए। इनिशियल मोमेंटम में प्लस m और फाइनल मोमेंटम में माइनस mv, और डेल्टा p होता है फाइनल माइनस p इनिशियल, तो हो जाएगा माइनस mv माइनस प्लस mu, हो जाएगा माइनस m कॉमन ले लो और v प्लस u। बस यही मुझे दिखाना था। एक बार फिर देख लो, रीबाउंड को हाईलाइट कर लीजिए, की वर्ड है रीबाउंड। रीबाउंड, जब भी री वर्ड आएगा ना, री, तो ये इंपल्स ज्यादा इन्वॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन आएगा। डायरेक्शन जब रिवर्स हो रही है, रीबाउंड या रिवर्स जब वर्ड है तो अंदर प्लस आएगा। इस बात को आप जितनी बार भी रिवाइज करें अपने आप से बोलें वो कम है। और अगर रीबाउंड सेम स्पीड के साथ हो रहा है, यूजुअली आपको जो क्वेश्चन, मोस्टली जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, वो बोलेगा कि बॉल दीवार से टकराई और सेम स्पीड से रिबाउंड हो गई, सेम स्पीड से, तो फिर ये v और u बराबर है, तो जो डेल्टा p है वो 2mu है। आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल में 2mu की जरूरत पड़ेगी, ऐसा लिख दीजिए। इफ द बॉल रिबाउंड विद सेम स्पीड, अब आप सेम स्पीड को हाईलाइट कर लीजिए। इफ द बॉल रिबाउंड विद सेम स्पीड देन डेल्टा p इज इक्वल टू 2mu। तो जो मोमेंटम है वो 2mu है। इस पे भी 5 स्टार अलग से दे दीजिए आप। आपके
काम केवल न्यूमेरिकल आएंगे और न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो बातें हम कर रहे हैं केवल आपके काम यही आएंगी, थ्योरी आपके काम नहीं आएगी। तो ये हमें रटना है कि भाई जब डायरेक्शन रिवर्स होती है तो कैलकुलेशन में ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन आता है और आंसर बड़ा आता है, और रीबाउंड विद सेम स्पीड अगर कह रहा है तो चेंज इन मोमेंटम 2 mu होता है। mu से गया, mu से आया, चेंज 2 mu का हुआ। ये आपको जितनी बार बोलना है, 50 बार बोलना है, 100 बार बोलना है, जब तक आप थक नहीं जाते, बोर नहीं हो जाते। और थकना मना है, बोर होना मना है। इनफाइनाइट टाइम्स आप इन्हें बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। केवल इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, यही आएंगे आपको डायरेक्टली डायरेक्टली। तो ठीक है, एग्जाम्पल 5.4 हमने कर लिया और अब हम फाइनली पढ़ रहे हैं 5.6 न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आर्टिकल नंबर 5.6 न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है सेकंड लॉ रिलेट्स द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी टू इट्स एक्सीलरेशन। सेकंड लॉ ने बताया फोर्स का फॉर्मूला है ma, एक्सटर्नल फोर्स में और एक्सीलरेशन में। सेकंड लॉ ने हमें मैथमेटिकल रिलेशन दिया। कहता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स आता कहाँ से है? हम इसे हाथ से धक्का लगाते हैं, लिंक चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। कहता है व्हाट इज द एजेंसी व्हिच प्रोवाइड्स द एक्सटर्नल फोर्स। द सिंपलेस्ट आंसर इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज दैट द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी ऑलवेज अराइजेस ड्यू टू सम अदर बॉडी। बाहर से कोई बॉडी आएगी और जब कॉन्टैक्ट होगा तो फोर्स लगेगा। यहाँ कॉन्टैक्ट होना चाहिए तो एक्सटर्नल फोर्स आएगा। ऐसे खाली करके छोड़ दिया तो फोर्स नहीं आएगा, कॉन्टैक्ट चाहिए, कोई दूसरी बॉडी आए और जोर से कॉन्टैक्ट मारे, लिंक चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए बाय अदर बॉडी। कह रहा है कंसिडर अ पेयर ऑफ बॉडीज ए एंड बी, मतलब इसमें कुछ लिखने लायक मेरे ख्याल से है नहीं। कह रहा है कंसिडर अ पेयर ऑफ बॉडीज ए एंड बी गिव्स राइज टू एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए। बी ने जाके ए को मान लीजिए टक्कर मारी, मान लीजिए यहाँ ए है ये बॉडी और ये मान लीजिए ये बॉडी बी है और बी इधर आके बी ने ए को टक्कर मारी। Consider a pair of bodies A and B. B gives rise to external force on A. B ने A को टक्कर मारी है. A natural question is, does A in turn give rise to an external force on B? In some examples, the answer seems clear. If you press a coiled spring, the spring is compressed by the force of your hand, and the compressed spring in turn exerts a force on your hand, and you can feel it. आप अगर स्प्रिंग को दबाएंगे तो स्प्रिंग आपके हाथ को पीछे पुश बैक करती ही है, तभी आपको और ताकत लगानी पड़ती है स्प्रिंग को फर्दर पुश करने में, पुल करने में। The compressed spring in turn exerts a force on your hand and you can feel it. But what if the bodies are not in contact? तो उसका तो एक सिंपल एग्जांपल खाली अर्थ वाला ही आता है, जिसे हमें कायदे से तो अभी बात करनी भी नहीं चाहिए। If the earth pulls a stone downwards due to gravity, does the stone exert a force on the earth? The answer is not obvious since we hardly see the effect of a stone on the earth. अर्थ ने स्टोन को अपनी तरफ खींचा, तो क्या स्टोन ने भी अर्थ को अपनी तरफ खींचा? ये हमें दिखता तो है नहीं कि पत्थर नीचे आ रहा है और अर्थ ऊपर जा रहा है पत्थर की तरफ, ऐसा हमें दिखता नहीं है, इसलिए हम इसको इतना ऑब्वियसली कह नहीं सकते। इधर न्यूटन के हिसाब से आंसर है यस, द स्टोन डज एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ. We do not notice it since the earth is very massive and the effect of small force on the motion is negligible. ये बातें कोई भी इंपॉर्टेंट ज्यादा है तो नहीं, जब फाइनल डिसीजन हो रहा होगा तब मैं आपको ये बातें लिखवा दूंगा क्वेश्चन के रूप में। अभी वो ये कह रहा है कि जब ए बी को मारता है ना तो बी पलट को ए के बी पलट के ए को हमेशा मारता है, हमेशा। आप उसे देख पाए, फील कर पाए, मेजर कर पाए या ना कर पाए वो आपकी प्रॉब्लम है, पर अगर ए बी पे एक्शन लगाता है तो बी ए पे रिएक्शन हमेशा लगाता है। इन फोर्सेस को वो एक्शन रिएक्शन का नाम ले देगा। उस समय में ये सारी बातें आपको क्वेश्चन के रूप में लिखवा दूंगा, इसे जरा फॉर्मूला पढ़ा लेने दीजिए। Thus, according to Newtonian mechanics, force never occurs singly in nature. Force is a mutual interaction between two bodies, and forces always occur in pairs. इस लाइन पे आप 3 स्टार लगा दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए कि forces always occur in pairs. Forces हमेशा पेयर में आते हैं. A single force is never a possibility. एक आइसोलेटेड फोर्स, एक सिंगल फोर्स कभी संभव ही नहीं है। फोर्स हमेशा पेयर में ही आते हैं, एक अकेले फोर्स की बातचीत की ही नहीं जा सकती। एक अगली लाइन में और लिख दीजिए, फिलहाल शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, कि म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट।
म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। म्यूचुअल फोर्स का यही मतलब है कि भाई ए बी पे फोर्स लगाएगा और पलट के बी ए पे फोर्स लगाएगा, ए बी पे फोर्स लगाएगा और पलट के बी ए पे फोर्स लगाएगा, ये म्यूचुअल हुआ ना, ये म्यूचुअल हुआ। वो कह रहा है म्यूचुअल फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। मेरे ख्याल से चलिए इस लाइन पे भी 3 स्टार दे लीजिए, इस लाइन पे भी 3 स्टार दे लीजिए। और फाइनली न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट जो आप बचपन से जानते ही हैं वो लिख दीजिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर एग्जाम में स्कूल एग्जाम में कोई कहता है थर्ड लॉ बताइए तो लिख दीजिए, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जिस वर्ड पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है ऑलवेज। ऑलवेज, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि खाली एक्शन हो और रिएक्शन ना हो। कोई, गांधी जी की बात अलग थी, जैसे सुनते हैं कि भाई एक्शन मार लो जितना मारना है, वो रिएक्शन देंगे नहीं। ये हमारे न्यूटन कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्शन हो और रिएक्शन ना हो। न्यूटन्स वंडरिंग ऑफ द थर्ड लॉ इज सो क्रिस्प एंड ब्यूटीफुल। अब ये क्या साइंस लिख रहा है क्या यार, ये तो नॉवल ही लिख रहा है, क्रिस्प और ब्यूटीफुल की बातें कर रहा है। न्यूटन्स वर्डिंग of the third law is so crisp and beautiful that it has become a part of common language. हाँ, इसे डेली लाइफ में सब लोग इस्तेमाल करते हैं, हर आदमी इस्तेमाल करता है सिवाय हमारे महात्मा गांधी के। For the same reason, perhaps misconceptions about the third law are abound. Let us note some important points about the third law, particularly in regard to the usage of the term action and reaction. Action reaction के बारे में ये कुछ समझा रहा है आपको। पहले तो मैं जरा वो क्वेश्चन ही आपको लिख देता हूँ, इसके डिटेल में बाद में जाते हैं। पहले तो आप एक क्वेश्चन लिख दीजिए। A stone is released towards earth. A stone is released towards earth. Full stop, फिर करके लिख दीजिए earth attracts it downwards by a force F. Earth attracts it downwards by a force F. तो अब पार्ट ए आपको लिखना है, what is the force exerted by the stone on the earth? What is the force exerted by the stone on the earth? तो बस यही है, ये तो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अगर डायग्राम हम बना लें तो शायद ये बात आएगी, ये स्टोन है और इस पे ये एफ है और ये अर्थ है और इसमें ये फोर्स एफ है। अगर आप इसे प्लस एफ कह रहे हैं तो इसे आप माइनस एफ कहेंगे, तो लिख दीजिए आंसर है माइनस एफ, बिकॉज द फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। अर्थ जो फोर्स स्टोन पे लगाएगा उतना ही फोर्स रिएक्शन के रूप में स्टोन अर्थ पे लगाएगा। फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। फोर्सेस, ये जो म्यूचुअल फोर्सेस हैं, ये हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। अब इसमें आपको डिस्कस करना है, अगला पार्ट भी लिख दीजिए, डिस्कस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ बाय द अबव फोर्स। Discuss the acceleration produced in earth by the above force. अब अगर एक्सेलरेशन पे जाना है तो आपको इस मैथमेटिक्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप थियोरी से इसके बारे में कुछ भी विजुअलाइज मत करिए, आप सिर्फ फॉर्मूले से सोचिए। फोर्स के बारे में आप जानते हैं, आपको एक्सेलरेशन अर्थ का निकालना है तो ये फोर्स अपॉन मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ इज मैसिव, बहुत ही बड़ा है, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन काफी कम है। दोनों के फोर्सेस तो इक्वल हैं पर दोनों के एक्सेलरेशंस इक्वल नहीं है। अगर आप स्टोन में एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास ऑफ स्टोन। फोर्स तो दोनों में, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, पर स्टोन का मास कम है, इसलिए स्टोन में एक्सेलरेशन ज्यादा होता है और आपको दिखता है। फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, एक्सेलरेशन अलग अलग हैं। जिसका मास ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम है और जिसका मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है। इस बात को, ऐसी तमाम थियोरेटिकल बातों को आपको सिर्फ
मैथमेटिकली सोचना चाहिए, फॉर्मूले से सोचना चाहिए। आप थ्योरी से बात करेंगे तो ऐसी अजीब अजीब सी बातें करेंगे कि भाई अर्थ बहुत भारी है, बहुत बड़ा है वो, ऐसी कुछ बातें आप करेंगे और इसलिए उसमें एक्सेलरेशन दिखता नहीं है। ऐसे मतलब जुगाड़ की बातें करते हैं। बात आप सही कर रहे हैं पर जुगाड़ की बात कर रहे हैं, प्रिसाइज और कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी इन बातों में, प्रिसीजन नहीं है। आपको खुद के अंदर आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, और अगर आप एफ इज टू एम ए लिख लेंगे और आपको ए निकालना है तो ए को एल एच एस पे ले आइए तो ए एफ बाई एम आ जाएगा, एम अगर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है। अब कोई एम्बिग्युइटी कहीं रह ही नहीं गई, कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका अलग है। इसलिए थियरी की जितनी भी एक्सप्लेनेशन जो एनसीईआरटी में देता है, फॉर्मूला पढ़ लेने के बाद वापस उनको जाके आप मैथमेटिक्स से जस्टिफाई कीजिए, देखिए क्या मजा आता है। फॉर्मूले से थियरी को करिए, थियरी से फॉर्मूले को मत करिए, फॉर्मूले से ही थियरी के क्वेश्चंस भी डील करिए। 80 to 90% of the questions is the theoretical questions can be handled very confidently by the use of relevant formula. अब वो कह रहा है मैं एक्शन रिएक्शन के यूसेज के बारे में आपको कुछ मिसकॉन्सेप्शन जो है वो बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 में वो कह रहा है द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द थर्ड लॉ मीन नथिंग एल्स बट फोर्स। भाई एक्शन भी फोर्स, क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। बोल दीजिए बोथ आर फोर्स, एक्शन भी फोर्स है और रिएक्शन भी फोर्स है, तो एक्शन के डायमेंशन भी m1 l1 t minus 2 है और रिएक्शन के डायमेंशन भी m1 l1 t minus 2 है। कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है अभी हम इस बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। एक्शन भी डायमेंशनली फोर्स है और रिएक्शन भी डायमेंशनली फोर्स है। फिर वो फिर से कह रहा है बोल्ड लेटर्स में पॉइंट नंबर 1 में forces always occurs in pairs. Force on a body A by B is equal and opposite to the force on body B by A. A जो B पे लगाता है वही B A पे लगाता है। मैं इसे लिखवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि आगे इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ रहा है। ये थियोरेटिकल स्टेटमेंट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि आगे यही बात मैथमेटिकली बताई जा रही है। Point number 2 कह रहा है the term action and reaction of the third law may give a wrong impression that action comes before reaction. Action is the cause of reaction is the effect. ये एक बात ये जरूर वाकई में मिसकॉन्सेप्शन है, ये आप वार्निंग लिख दीजिए, हालांकि मैं इस पे एक ही स्टार दूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। कि wrong, it's just a misconception that action comes before reaction. एक्शन आता है पहले, पहले एक्शन आता है फिर रिएक्शन आता है। This is also wrong. It is also wrong to say that action is the cause and reaction is the effect. ये भी कहना गलत है। हम इस बात को फिर भी करते ही रहते हैं। हम बोलते हैं कि ए ने बी पे एक्शन लगाया तो बी ने ए पे रिएक्शन लगाया। ये कह रहा है लैंग्वेज स्ट्रिक्टली, इसको फिजिक्स की भाषा में ये स्टेटमेंट गलत है। खैर हमें इससे ज्यादा नुकसान होता नहीं है जब तक क्वेश्चन अलग से न पूछे कि कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है, तब तक इस स्टेटमेंट का कोई मतलब। ये एक बार थोड़ा बहुत ध्यान देने लायक है पर ये डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ये थियोरी की खुचड़ में पढ़ते नहीं है क्वेश्चंस में, एग्जाम में दमदारी से न्यूमेरिकल पूछते हैं आपसे या कोई बड़ा क्लियर कट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये नहीं पूछेंगे बताओ इसमें ए ने बी को मारा तो एक्शन किसका है रिएक्शन किसका है, ये कभी कोई नहीं पूछेगा। और आप अपनी इनिशियली सारी एनर्जी यही सब पढ़ने में लगा देते हैं क्योंकि आपको ये लगता है जब तक थियरी क्लियर नहीं होगी तब तक मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होगी। इट इज द अदर वे अराउंड। There is no cause effect relation implied by the third law. The force on A by B and the force on B by A act at the same instant. अब ये मतलब शायद मुझे लग रहा है ये अलग ही बात है। कह रहा है टाइम डिले नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन आएगा फिर रिएक्शन आएगा। कहता है जैसे ही एक्शन लगना शुरू होता है वैसे रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। इतना तो आप लिख दीजिए एक लाइन में, मुझे पता नहीं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये लाइन लिख दीजिए कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट at the same instant. Action and reaction act at the same instant and for same length of time. जब तक एक्शन होता है तभी तक रिएक्शन होता है। Action and reaction act at the same instant और for same length of time.
गांधी जी शायद ये फिजिक्स जानते होंगे, वो कह रहे थे हमें थप्पड़ मारने की पलट की जरूरत ही नहीं है, जब इसने मुझे एक्शन मारा तो मेरे गाल में रिएक्शन मारा, और जैसे ही एक्शन लगना शुरू हुआ वैसे रिएक्शन लगना भी शुरू हुआ, और जब तक एक्शन लग रहा है तभी तक रिएक्शन भी लग रहा है। बोले हिसाब बराबर। कहता there is no the force on A by B and the force on B by A act at the same instant। इसलिए कह रहा है, मैंने तो ये भी लाइन इसमें अच्छी लिखवा दी कि दे एक्ट फॉर सेम लेंथ ऑफ टाइम। हाँ, इसको आप अंडरलाइन करके इन बात पे 3 स्टार दे दीजिए, फॉर सेम लेंथ ऑफ टाइम। खास तौर से जब एक्शन आता है तभी रिएक्शन आता है, एक तुरंत ही आ जाता है, कोई हिसाब किताब तुरंत ही हो जाता है, निपटारा तुरंत हो जाता है, पलट के मारने में तो फिर भी डिले आएगा। नेचर ने इंतजाम किया हुआ है कि रिएक्शन उसे तुरंत ही मिल जाएगा। अगर विश्वास ना हो तो दीवार को पैर मार के देख लो जोर से, हड्डी टूट जाएगी आपकी। आप दीवार पे एक्शन मारोगे, दीवार का कुछ होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन आपके पैर पे जरूर लगेगा, तुरंत ही लगेगा। और जब तक एक्शन होता है तभी तक केवल रिएक्शन होता है। ये लाइन शायद हमें कहीं काम आए, ठीक है। तो बस इतना ही आगे लिख दीजिए, एनी वन ऑफ देम मे बी कॉल्ड एक्शन एंड अदर रिएक्शन। एनी वन ऑफ द फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एक्शन एंड देन द अदर रिएक्शन। आप किसी को भी एक्शन कह सकते हैं और किसी को भी रिएक्शन कह सकते हैं। इंटेंट इसकी थी थप्पड़ मारने की, तो आप नॉर्मली कहते हैं इसने एक्शन मारा, पर एक्चुअली ये जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं ये तो हमेशा एक साथ ही जनरेट हो रहे हैं। जैसे ही एक्शन लगा वैसे रिएक्शन आ गया। ये आपकी भाषा है। फिजिक्स में हम कहते हैं कि भाई सब एक दोनों एक साथ ही तो हो रहे हैं, तो आप किसी को भी एक्शन कह सकते हो और किसी को भी रिएक्शन कह सकते हो। हम अगर लॉ की भाषा में कहेंगे तो बोलेंगे इंटेंट इसका था, इनिशिएटिव इसने लिया, इसलिए ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। फिजिक्स को इन सब लफड़ों में पढ़ना नहीं है, फिजिक्स को लॉ में पढ़ना नहीं है। फिजिक्स इज समथिंग फार मोर ब्यूटीफुल एंड क्रिस्प। तो थर्ड पॉइंट कह रहा है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन द सेम बॉडी। ये भी अच्छी बात है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड पॉइंट डाल के आप चाहो तो लिख सकते हो कि एक्शन एंड रिएक्शन act on different bodies। Action and reaction act on different bodies। ये बात काम की है। अभी मैं इस पे क्वेश्चन लिखवा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसे अंडरलाइन करके 1 स्टार या 2 स्टार दे सकते हैं। तो थर्ड लॉ ये कह रहा है, थर्ड लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी। ये हमारे हिसाब से थर्ड लॉ है। अगर बाय चांस आप थर्ड लॉ शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं तो आप ये मत लिखिएगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप सिर्फ ये लिखिएगा, जो फोर्स ए ने बी पे लगाया उसका इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बी ने ए पे लगाया। ये एक्शन रिएक्शन का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। थर्ड लॉ के नाम पे आपके शॉर्ट नोट्स में केवल ये जाना चाहिए। हाँ, वो लाइनें भी जा सकती हैं कि एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे काम करते हैं और सेम लेंथ ऑफ टाइम के लिए काम करते हैं, पर थियरी किसी काम ज्यादा आती नहीं। थियरी किसी काम ज्यादा आती नहीं है, बहुत ही रेयर। और अगर आएगी तो जब न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी तब सीख लेंगे। पहले से थियरी क्लियर हो एकदम ये क्या जरूरी है। जब न्यूमेरिकल में कहीं ये लग रही होगी तब ये ज्यादा क्लियर होगी। थियरी पढ़ के आप थियरी कभी नहीं सीख पाओगे, न्यूमेरिकल करके आप थियरी सीख पाओगे। Thus, if we are considering the motion of any one body A or B, only one of the two forces is relevant. It is an error to add up the two forces and claim that the net force is 0. ये मैं आपको बात समझाता हूँ क्या। क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। Action and reaction are equal and opposite, and also both act for same time. Also, both act for same length of time. Action and reaction are equal and opposite, and also both act for same length of time. Then why don't they cancel each other? Then why don't they cancel each other to add up to 0? Then why don't they cancel each other to add up to 0? ये सारे क्वेश्चंस भी इंटरेस्टिंग हैं, पर समझ लीजिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है शायद स्कूल एग्जाम में आपसे पूछे जाएं, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। They sound very interesting,
एंजॉयमेंट का लेवल भी आता है इनमें थोड़ा सा, पर ये डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। बात केवल ये है कि भाई एक्शन ए पे काम करता है और रिएक्शन बी पे काम करता है। यदि एक ही बॉडी पे दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स हो, यदि एक ही बॉडी पे ये भी फोर्स और ये भी फोर्स हो, तो हाँ ये दोनों एक दूसरे को शायद कैंसिल कर देंगे, एक प्लस एफ है एक माइनस एफ है, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। पर अब तो ऐसा नहीं है, अब तो ऐसा नहीं है, ए है और ये बी है, तो ए ने जो बी पे मारा फोर्स, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इसको हम पलट के बोलते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एफ ए बी को ऐसा कहा जाता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एफ बी ए को इस तरह से पढ़ा जाता है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो भाई बी पे सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा है और ए पे सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा है, तो बी पे अगर दो फोर्सेस होते और वो इक्वल और ऑपोजिट होते तो बी पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है एडिशन के बाद। अभी ये इक्वल भी है, ये ऑपोजिट भी है, और जब तक एक्शन है तभी तक रिएक्शन भी है, फिर भी ये दोनों दे डोंट ऐड अप टू जीरो। कारण है फाइनली बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। सिर्फ जब भी आप रिवाइज करें थियरी का तो सिर्फ उसका एक की स्टेटमेंट रिवाइज करें, पूरी गाथा रिवाइज ना करें, पूरी कहानी रिवाइज ना करें, उसमें ढूंढ लें कि यार इसका समरी, इसका जिस्ट क्या है। जिस्ट ये है, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। यही केवल आप अगर रिवाइज करेंगे तो आप जग के रिवाइज करेंगे, वरना आप कब क्या पढ़ लेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। पूरा स्टेटमेंट अगर आप कहेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल कम है। आप मैकेनिकली पढ़ रहे हैं, अगर आप सारी बातें उसकी फिर से बोल रहे हैं जो आपकी कॉपी में लिखा है, जो आपकी कॉपी में लिखा है या जो आपकी बुक में लिखा है, अगर आप वो सब कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, यू आर जस्ट वाइलिंग अवे टाइम। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंख बंद करते हैं, उसके बारे में पूरी सिचुएशन अपने आप से बोलते हैं, एंड फाइनली आप सिर्फ उसका कोई लीडिंग स्टेटमेंट देते हैं जिसके रूप में, तो मतलब आप कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हैं। थियरी की बात हो रही है कि मैथमेटिक्स, पहला रिक्वायरमेंट है कंसंट्रेशन, पहला रिक्वायरमेंट है स्ट्रॉन्ग विल, इच्छा कि हाँ करना ही है मुझे। फिर कंसंट्रेशन। देखिए चीजें एकदम से कितनी सिंप्लीफाई हो गई, जरा ट्राई तो करिए, कभी तो ट्राई करिए। ये कहना तो छोड़ ही दीजिए कि फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ है, तो आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। पहले तो आप बोलिए कि मुझे तो करना है भाई, अब टफ है चाहे इजी है, आई डोंट नो, आई हैव गॉट टू डू इट। ये बात बिल्कुल तय है, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ आज ही के 2023 में फिजिक्स में अगर आपके स्कोर मे बी 140 या 130 से कम आया तो आपको कहीं कोई गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल ही नहीं सकती। इवन आप अगर बायो और केमिस्ट्री में पूरे 540 मार्क्स ले आते हैं, 360 बायो में ले आते हैं और 180 अगर आप केमिस्ट्री में ले आते हैं, आपके पूरे 540 मार्क्स हैं, तो भी आपको कम से कम 130 मार्क्स फिजिक्स में चाहिए, तो कुछ उम्मीद रखना। तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस नाउ एनीमोर। अब फिजिक्स में हाई स्कोर टारगेट होना ही चाहिए और इट इज वेरी इजीली अचीवेबल। इस साल के 21 के मार्क्स आने दीजिए जरा नीट के, तब आपको पता लगेगा कि कितने लोग हैं जो 180 लेके बैठे हैं हिंदुस्तान में। 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में जो लाएंगे ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। कम से कम मेरे हिसाब से कम से कम 150 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 180 मार्क्स फिजिक्स में लेके बैठेंगे। 21 का रिजल्ट आने दीजिए जरा, तब आपको समझ में आएगा। तो ये करना ही है, तो पहले तो डिसाइड कर लें कि करना ही है, और फिर आप अपना कंसंट्रेशन लेवल अप करें। यानी आप टॉपिक पढ़े, हेडिंग पढ़ी आपने, आंख बंद की, उस हेडिंग के बारे में जो जो आपको आता है आप अपने आप से बोलिए, और फाइनली एक कोई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। सब एक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, सारी बात आप मत बोलिए, फाइनली बस इतना सा बोलिए, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। इस अगर आप अपने पूरे डिस्कशन को एक छोटी सी लाइन में समअप कर पा रहे हैं तो फिर आप उसे शॉर्ट नोट्स में भी लिख लीजिए। और पूरा एस्से लिखना पड़ रहा है किसी चीज के बारे में तो मतलब वो शॉर्ट नोट्स में आने लायक है ही नहीं।
अगर आप उसे मैथमेटिकली या डायग्रामेटिकली या समरीली कुछ उसकी नहीं दे पा रहे हैं, कोई समरी नहीं दे पा रहे हैं शॉर्ट स्टेटमेंट में, 3-4 वर्ड्स के एक स्टेटमेंट में, तो मतलब वो एग्जाम ओरिएंटेड है ही नहीं, सीधा सा हिसाब। तो चलिए आगे चलते हैं कि फिर से मैं पढ़ रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 में FAB is equal to minus FBA। FAB को उसने लिखा है फोर्स ऑन A by B is equal to minus FBA, मतलब फोर्स ऑन B by A। Thus if we are considering the motion of any one body, only one of the two forces is relevant। भाई खाली अगर आप A को देख रहे हो तो A पे तो एक ही फोर्स आ रहा है ना, A पे दो फोर्स तो नहीं आ रहा है, इसलिए इट इज एन एरर टू एड अप द टू फोर्सेस एंड क्लेम दैट द नेट फोर्स इज जीरो। अगर आप खाली A को देख रहे हो तो A पे एक ही फोर्स आ रहा है, अगर A पे दोनों फोर्स आते और वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होते तो हाँ A पे नेट फोर्स दे वुड हैव एडेड अप टू जीरो। खैर इस स्टेटमेंट को दोबारा किताब से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहता however if you are considering the system of two bodies as a whole, कहता FAB and FBA are internal forces of the system A plus B। कहता A plus B को एक सिस्टम माने। मैं आपसे कहता हूँ आप कार में बैठे और कार में बैठ के आप अंदर ही अंदर बाहर आपने कहीं पढ़ा तो था कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अगर अर्थ पे किसी चीज का मोशन होना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अगर आपकी कार बंद पड़ गई है तो आप उतरिए, पीछे से बाहर से सड़क से धक्का लगाइए, अब ये फोर्स कार के लिए एक्सटर्नल फोर्स है, तो कार मोशन में आ सकती है। ये बात तो हम आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप ध्यान से ये सुनिए कि आप महाआलसी आदमी हो, मोटे हो गए हो, खा खा के रईसी में पले हो और उतरने का मन आपका है नहीं, आज आपके पास नौकर चाकर है नहीं, तो आप अंदर ही बैठे हुए धक्का लगा रहे हो, स्टीयरिंग को ही धक्का लगा रहे हो, सीट से तो निकले भी नहीं जा रहा आपसे, इतने फैल गए। तो आप जब एक्शन लगाओगे कार पे, यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अ कार, यू एंड कार आर नाउ अ सिस्टम। अगर आप बाहर से धक्का लगा रहे हैं तो आप अलग हो और कार अलग है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। पर अगर आप अंदर बैठ के ही धक्का लगा रहे हो तो आप ऑलरेडी कार के ही एक पार्ट हो। अब ड्राइवर एंड अ कार आर अ पार्ट ऑफ वन बिग सिस्टम। अब कार के एक पार्ट यानी ड्राइवर ने कार पे एक्शन लगाया और कार ने ड्राइवर पे यानी एसेंशियली कार पे ही रिएक्शन लगा दिया। ड्राइवर ने जो कार पे एक्शन लगाया उसका रिएक्शन कार ने ड्राइवर पे लगाया। अब ड्राइवर भी तो कार का ही एक पार्ट है, वो टिका तो हुआ है पूरा का पूरा, तो कार का ही एक पार्ट है, कार से चिपका हुआ है, वो उठा ही नहीं रहा, वो एक कार का इंटीग्रल पार्ट है। तो ड्राइवर ने कार पे ही एक्शन लगाया और कार ने जो रिएक्शन लगाया वो ड्राइवर पे यानी कार पे ही लगाया। अब ये जो फोर्स ड्राइवर ने कार पे लगाया और कार ने ड्राइवर पे लगाया, ये कार प्लस ड्राइवर सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्सेस है। अब हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम पे ही एक्शन भी है और सिस्टम पे ही रिएक्शन भी है। हाँ, अब ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। देखते हैं ये बात, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग साउंड हो रही है, पर उठा के देख लीजिए PYQ 33 इयर्स के, फिर क्या कभी भी इस पे कोई क्वेश्चन आया? हाँ, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये हमें आगे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, बट डायरेक्टली इसमें मैथमेटिक्स नहीं है और इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसको अगर आप पूरी तरह मैथमेटिकली देखेंगे तो फिर जरूर ये इंटरेस्टिंग भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। थियरी की तरह पढ़ेंगे इसी लाइन को तो ये बेकार है। However, you are considering the system of two bodies as a whole, FAB and FBA are internal forces of the system A plus B. They add up to give a null force. Internal forces in a body or a system of particles thus cancel away in pairs. This is an important fact that enables the second law to be applicable to a body or a system of particles. और आई थिंक अब इस बारे में मैं आपको वही लिखवा देता हूँ, सीधे क्वेश्चन यही लिख दीजिए, क्वेश्चन यही लिख दीजिए कि a car suddenly stops due to engine breakdown. कार रुक गई है, what should be done to push the car? धक्का लगाना, what should be done to push the car? तो आंसर यही है कि it should be pushed externally, बाहर से धक्का लगाना चाहिए। जमीन पे कोई आदमी हो जो धक्का लगाए, जिसके पैर जमीन पे हो, हाथ कार पे हो, ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन मेक इट मूव। एक्सटर्नल फोर्स इसे बाहर से चला सकता है। हमें किसी भी मोशन के लिए, अर्थ पे किसी भी मोशन के लिए
एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। अगर आपको इस पार्ट में मोशन करना है ना, तो इसके बाहर से फोर्स आना चाहिए। अगर आपको इस पार्ट में मोशन करना है तो इसके बाहर से फोर्स आना चाहिए, यहाँ की मसल यूज होनी चाहिए। अगर आपको इस पार्ट को मोशन करना है तो इसके बाहर से फोर्स आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इसे और ज्यादा मत एनालाइज करें, नहीं तो आपको इसके एक्सेप्शंस भी मिल जाएंगे। आप थियोरी में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन्स भी मिलेंगे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, पर वो सारी बातें एकदम यूजलेस है। आप मुझसे डेफिनेटली आर्ग्यू कर सकते हो कि सर इस केस में तो फोर्स एक्सटर्नल नहीं आ रहा, हम ऐसे भी मूव करेंगे तो इंटरनल फोर्स है। तो इतने पोर्शन के लिए एक्सटर्नल फोर्स है, वो सब ढूंढेंगे तो सारे जवाब मिल जाएंगे। पर जो इंक्विजिटिवनेस होती है आपकी थियोरी के प्रति, उसको जरा दबाइए और मैथमेटिकल स्किल्स को डेवलप करिए। ओके, तो अगर जितने भी, एक तो हमने लॉ बना लिया ये कि भाई बाहर से जब फोर्स आएगा तो ही केवल मोशन क्रिएट हो सकता है। अब इसी में पार्ट बी लिख लेते हैं हम कि पर्सन इनसाइड कार while sitting in the car pushes the car in front। आलसी बंदर अंदर ही बैठा है और कार को अंदर से ही धक्का लगा रहा है, पूरा जी का जोर लगा लिया उसने, पूरा जोर लगा लिया, और कार टच से मस नहीं हो रही। और उसका रीजन है कि now the car plus the driver is one system। car plus driver is one system, and the force which the driver exerts on the car, and the force which the driver exerts on the car, and which the car exerts on the driver as a reaction, वह फोर्स जो ड्राइवर कार पे लगा रहा है और जो कार ड्राइवर पे लगा रही है रिएक्शन के रूप में, हम मान लेते हैं कि एक एक्शन कौन है और कौन रिएक्शन है, हम ये अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। हम इस ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ रहे कि आप ये पक्का नहीं कह सकते कि कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है। आप उसे बोलते रहिए, आपका जो मन कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मान रहा हूँ कि चलो ड्राइवर ने जो फोर्स लगाया वो एक्शन है, क्योंकि इंटेंट पहले उसी की थी, और कार ने जो फोर्स लगाया पलट के वो रिएक्शन है। अब हमारा असली मुद्दे की बात है कि बोथ दीज फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस है फॉर द कार प्लस ड्राइवर सिस्टम। ये दोनों फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हैं फॉर द कार प्लस ड्राइवर सिस्टम। और हम फैसला ले सकते हैं। अब हम इस थियोरी के स्टेटमेंट पे, इसको हम जरूर कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, कुछ ही कॉन्सेप्ट केवल इंपॉर्टेंट हैं, उन पे हम थियोरी के कुछ पॉइंट्स पे भी 5 स्टार देंगे। ऐसे पॉइंट बहुत ही कम होंगे, केवल 10% ऐसे थियोरी के पॉइंट हो सकते हैं शायद जिन पे मैं 5 स्टार दूंगा। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा यही है कि इंटरनल फोर्सेस कैंसिल इन पेयर। अगर आप किसी फोर्स को इंटरनल का दर्जा दे सकते हैं तो फिर उसका एक रिएक्शन भी होगा ही होगा, आपको वो दिखे या ना दिखे। और इंटरनल फोर्सेस हमेशा पेयर में कैंसिल कर ही देते हैं। अंदर से कार प्लस ड्राइवर एक क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर ही एक्शन है और इसके अंदर ही रिएक्शन है। तो एक्शन भी इसेंशियली कार पे है और रिएक्शन भी इसेंशियली कार पे है। कार पे ही एक्शन है और कार पे ही रिएक्शन है, तो कार पे ही दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं और वो कैंसिल कर ही देंगे। इसमें भी आपको कोई ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट काम का होगा तो कहीं ना कहीं बार बार आपके सामने आएगा क्वेश्चंस में। जो चीज क्वेश्चन में यूज नहीं हो रही वो एकदम यूजलेस है। पूरे साल के एंड के बाद एक बार फिर इस टॉपिक की रीडिंग लगा लेना, तो पॉइंट रिवाइज हो ही जाएगा। और ये ऐसे हिटिंग स्टेटमेंट होंगे कि एक ही बार में याद भी हो जाएंगे आपको। और अगर ये इंपॉर्टेंट है तो बार बार सामने आपके झक मार के आएंगे ही, आते ही रहेंगे। आप तो थियोरी पढ़िए, बहुत थोड़ी क्वेश्चन में लग जाइए, और जो थियोरी के काम के पॉइंट है वो क्वेश्चन में बार बार आएंगे। और अगर कोई पॉइंट बच गया तो आप 6 महीने बाद भी इस चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे तो आपको अलग से दिख जाएगा कि यार ये तो अच्छा पॉइंट है और ये मेरा पहले कभी मेरे सामने आया ही नहीं, तो वो पॉइंट भी कवर हो जाएगा आपका। बस ये हो गया ये वाला पैराग्राफ भी। लास्ट पैराग्राफ में फिर से पढ़ लेता हूँ। However, if you are considering the system of two bodies as a whole, तब फिर FAB and FB are internal forces for the system A plus B, and then they add up to give null force, zero force.
Internal forces in a body or a system of particles thus cancel away in pairs. ये हमने लिख लिया है, 5 स्टार भी लगा दिए. Internal forces cancel हो जाते हैं. Internal forces cancel हो जाते हैं. कहीं और क्वेश्चन में आएगा पॉइंट, अभी तो अभी इसको मान लीजिए कहीं थोड़ा बहुत क्लियर नहीं भी है तो भी इसके लिए आप यही एकदम तड़प मत जाओ, परेशान मत हो जाओ, छोड़ दो और आगे बढ़ो और यही बोलो कि अगर यार ये काम की चीज है तो कहीं ना कहीं मेरे सामने फिर से आ ही जाएगी. जैसे ही हम थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम बार बार सवालों में लगाएंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. पहले तो आप जस्ट मूव सेल थ्रू, आगे बढ़ते रहिए, ज्यादा मत अटकिए. 5-6 दिन हो जाए कोई चीज पढ़े हुए, फिर भी वो पूरी क्लियर नहीं हुई हो तो आपकी परेशानी समझ में आती है. एक चीज आप आज पढ़ रहे हैं तो पहली बार में आपको क्लियर नहीं है तो एकदम से परेशान मत हो जाइए. गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड जस्ट कीप ऑन मूविंग. एग्जाम में भी तो आप यही करेंगे, एक क्वेश्चन नहीं आए तो उसी पे थोड़ी नाटक जाएंगे, आगे जाएंगे ना. थियरी पढ़ते समय भी आप कोई चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो भी आगे जाइए, अपने आप कहीं ना कहीं इसकी एप्लीकेशन आएगी और जब एप्लीकेशन आएगी केवल तब जाके ज्यादा क्लियर होगा. इसको बार बार पढ़ते रहने से क्लियर नहीं होगा. आप टीचर को कहेंगे सर ये मुझे समझ नहीं आया, फिर से समझा दीजिए, टीचर क्या करेगा, वही चीज एकदम वही सारे की सारी वही बातें फिर से दोहराएगा. बहुत पेशेंट टीचर हुआ तो 10, 20, 25, 50 बार भी समझाएगा, पर समझाएगा क्या, वही 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 शब्द बार बार यूज करेगा, वो नए शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो क्लैरिटी तब आएगी जब आप उसकी कहीं अप्लाई करेंगे उस कॉन्सेप्ट को, तो उस एप्लीकेशन का वेट करिए. ऑलराइट, एग्जांपल 5.5 देख रहा हूं मैं कि the two identical billiard ball strike a rigid wall with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed. ये एक अच्छी बात है कि सेम स्पीड से रिबाउंड हो रहे हैं. दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, एक दीवार से टकराया है, रिजिड वॉल है. रिजिड वॉल से क्या मतलब है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो हर चीज का मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन देखना है. रिजिड वॉल के नाम पे आपको कुछ ऐसे इमेजिन नहीं करना है कि अच्छा ये ईंट की होगी या लोहे की दीवार होगी. आप उसकी थ्योरी में मत जाइए, आप सोचिए कि रिजिड बोलने का मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है. मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि बॉल जब जाके दीवार से टकराएगी तो सिर्फ बॉल लौट के आएगी, दीवार आगे नहीं जाएगी. ये रिजिड का सिग्निफिकेंस है. आप खैर इसे थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं. एनीवे, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो सेम स्पीड से टकराया है डिफरेंट एंगल पे, और असली मुद्दे की बात है कि सेम स्पीड से वो लौट के आ रहा है. दे गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. व्हाट इज नंबर 1 द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल. लिख लेते हैं इसको, यही बना लेते हैं. ये बॉल गई है, ये बॉल है, ये मेरी प्लस आई कैप वाली डायरेक्शन है, ये रिजिड है, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. हमको तो क्वेश्चन समझने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि देखें तो कि मांगा क्या है उसने. मुझे ये समझ ही नहीं आता कि रिजिड क्या है और मैं यहीं अपना खोपड़ा फोड़ लेता हूँ दीवार से. अरे पहले पढ़ो तो कि जो मांगा है उसमें ये जानकारी काम भी आ रही कि नहीं आ रही. मांगा ये है आपका जो गॉड है किसी भी क्वेश्चन में, जो आपका सारा ध्यान होना चाहिए वो अननोन पे होना चाहिए. सवाल के डिस्क्रिप्शन में ज्यादा कभी भी आप डिटेल में ना जाए. एक ना एक ऐसा वर्ड आपको मिल ही जाएगा जो आपको पता नहीं होगा, तो आपसे सवाल में आगे जाएंगे ही नहीं. सवाल के डिस्क्रिप्शन को बस ऊपर ऊपर से पढ़िए और ज्यादा ध्यान तो ये दीजिए कि मांगा क्या है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल. खाली डायरेक्शन मांगी है, फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू वॉल. ये दीवार पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है. तो अगर मैं फिर फिजिक्स ना लगाऊं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये रिजिड दीवार ना होती तो बॉल जब आगे से टकराती तो दीवार गिर पड़ती, दीवार गिर पड़ती. तो गेंद तो फोर्स इससे आगे ही मारेगी. ये थियरी की बात हुई. अगर ये हल्का सा कार्डबोर्ड होता और ऐसे थोड़ा सा हल्का सा बस हिंच किया होता मैंने और बॉल आगे मारती तो गिर पड़ता, इसका मतलब इसमें फोर्स की डायरेक्शन ये लगी. ये तो हुई थ्योरी की बात. अब पता नहीं इसमें कितना कॉन्फिडेंट हम फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. हम अब इस बात को मैथमेटिकली करते हैं. पहले तो मैं ये निकालता हूँ कि मुझे बॉल पे तो फोर्स की डायरेक्शन पक्का पता है, बॉल पे फोर्स की डायरेक्शन पक्का पता है क्योंकि मुझे उसके चेंज इन मोमेंटम के बारे में सब पता है. पिछले सवाल से मैंने देखा था -2 mu आया था.
मैं अभी मैथमेटिकली वो फिर से करके बता रहा हूँ। बॉल पे जब फोर्स यहाँ लग रहा है और ये एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, तो गेंद ने दीवार पे फोर्स यहाँ लगाया, सॉरी बॉल दीवार ने गेंद पे फोर्स यहाँ लगाया, तभी तो बॉल यहाँ आई थी पर वापस यहाँ जा रही है, किसी ने वापस यहाँ थ्रो की होगी ना। बॉल यहाँ से आई थी पर वापस यहाँ जा रही है, तो किसी ने यहाँ थ्रो की होगी ना। तो गेंद पे फोर्स जब यहाँ लगा तो इसका मतलब दीवार पे फोर्स इसके ऑपोजिट लगेगा, क्योंकि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी है। उस बात से हम बात कर सकते हैं। हम पहले इसमें ये लिखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल इज प्लस एम यू आई कैप माइनस स्पीड यू, एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल इज इक्वल टू एम यू माइनस आई कैप। रिबाउंड हुई ना सेम स्पीड से, तो डेल्टा पी ऑफ द बॉल जो कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है, वो हो गया माइनस एम यू आई कैप माइनस एम यू आई कैप। बड़ा अच्छा है अगर हम इसमें आई कैप और जे कैप के टर्म्स में बात करें तो बड़ी बातें बड़ी ही सुंदर हो जाएंगी। जितना ज्यादा आप इसे मैथमेटिकल बना लेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। फाइनल मोमेंटम ये है और इनिशियल मोमेंटम माइनस साइन के साथ यहाँ आ गया। तो जो बॉल के मोमेंटम में चेंज है, जो बॉल के मोमेंटम में चेंज है वो है 2mu और उसकी डायरेक्शन है माइनस है ये। और हम जानते हैं कि बॉल में मोमेंटम चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। दीवार ने गेंद पे जो फोर्स लगाया उसी के कारण तो बॉल का मोमेंटम चेंज होगा ना। बॉल के मोमेंटम चेंज होने के लिए बॉल पे फोर्स आएगा ना। ऐसा लिख दीजिए, ये अगर आपने लिख लिया तो आगे लिख दीजिए कि मोमेंटम ऑफ द बॉल चेंजेस, momentum of the ball changes due to the force exerted on the ball, due to the force exerted on the ball by the wall। गेंद पे दीवार ने जो फोर्स लगाया, due to the force exerted on the ball by the wall। दीवार पे गेंद ने दीवार ने गेंद पे जो फोर्स लगाया उस वजह से गेंद का मोमेंटम चेंज हुआ। और आगे लिख दीजिए दिस मोमेंटम चेंज इन द बॉल, दिस मोमेंटम चेंज इन द बॉल occurs in the direction of force on the ball। This momentum change occurs in the direction of force on the ball। हमने ये लाइन कहीं थियोरी की पढ़ी है और ये लाइन अब अप्लाई हो रही है। मतलब अब ये लाइन काम की है कि मोमेंटम फोर्स के कारण मोमेंटम चेंज होता है और फोर्स की डायरेक्शन में ही मोमेंटम चेंज होता है। थियोरी में ये लाइनें हमने पढ़ी थी, तब हमें नहीं पता था ये काम की है कि नहीं है। अब जब ये सवाल में अप्लाई हो रही हैं तो हमें पता लग रहा है कि वो लाइनें काम की हैं। हम उन्हें दोबारा लिख देते हैं कि when force is applied on a body its momentum changes, when force is applied on a body its momentum changes, and change in momentum takes place, and change in momentum takes place in the direction of applied force, and change in momentum takes place in the direction of applied force। ये थियोरी की लाइन काम की हुई। सिर्फ 5% या 10% थियोरी की लाइनें जो एनसीईआरटी में दी हैं केवल वही काम की हैं। कितना लंबा चौड़ा कचरा डिस्कशन उसने किया है और उसमें ये लाइन आज हमें काम आ रही है और अब ही ये ज्यादा क्लियर भी हो रही है। पहले आप इसे पढ़ते रहिए और इरिटेट होते रहिए, कुछ हासिल नहीं होना है। सवाल में जब कोई चीज अप्लाई होगी थियोरी तभी वो केवल ज्यादा क्लियर होगी। बॉल पे जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि बॉल पे दीवार ने फोर्स लगाया है और बॉल पे जो मोमेंटम चेंज की डायरेक्शन है वही उस फोर्स की डायरेक्शन है जो दीवार ने फोर्स बॉल पे लगाया है। इसलिए दीवार ने जो बॉल पे फोर्स लगाया है वो डायरेक्शन है माइनस आई कैप। और फिर तो हमें पता है एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी है। दीवार ने गेंद पे जो फोर्स लगाया है वो इस डायरेक्शन में लगाया है, इसलिए गेंद ने जो दीवार पे फोर्स लगाया है वो इस डायरेक्शन में लगाया है। ऐसे लिख दीजिए सिंस फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, जो फोर्सेस हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल इज इन प्लस
x direction. Force exerted by the ball on the wall is in plus x direction. इतना सारा डिस्कशन अच्छा रहा, काफी कुछ चीज हमें क्लियर हुई, पर इसे लिख दीजिए नॉट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में ये थियोरी का क्वेश्चन है, और थियोरी एग्जाम में मेरे हिसाब से तो यही मान के चला जाए शुरू में कि आती ही नहीं है। थोड़ी बहुत आती तो है, पर जो थियोरी आती है वो हम सवालों से अपने आप सीख ही जाएंगे। इसलिए इसेंशियली यही माना जाए कि थियोरी का एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, उसकी एप्लीकेशन आती है, यही माना जाए तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। और आप उसका उल्टा करते हो, आप पूरे टाइम न्यूमेरिकल से बचने के लिए थियोरी ही पढ़ते रहते हो। आप न्यूमेरिकल से बचने के लिए पूरे टाइम थियोरी पढ़ते रहते हो, और आप कहीं के भी नहीं रहते, बल्कि और जितना ज्यादा थियोरी पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा नेगेटिव्स होंगे तुम्हारे फिजिक्स, ये ध्यान रख ले। जितनी ज्यादा थियोरी पढ़ोगे उतनी ओवर थिंकिंग होगी, और थियोरी से ही सोचोगे। थियोरी से सोच पाना कॉम्प्लीट सोचना नहीं होता। मैथमेटिक्स होनी चाहिए सोच पाने के लिए, भले थियोरी का क्वेश्चन। तो अगर आप थियोरी को अवॉइड करोगे तो ही कुछ कर पाओगे। थियोरी को अवॉइड करो, न्यूमेरिकल को वेलकम करो। इस सवाल में पार्ट ए में थियोरी पूछी गई थी, और मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, इसके पढ़ने में मैंने सीखा बहुत कुछ। तो व्हाट ए कहता है इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। सेकंड केस भी देख लेते हैं। सेकंड केस थोड़ा सा, सेकंड केस में भी हो तो यही रहा है, तो चलिए ये यू है, मैं इसकी वेलोसिटी को, इस एंगल को मैं थीटा मान ले रहा हूँ। तो ये यू का cos थीटा है, और ये यू का sin थीटा। ये आते समय की बात है, जब बॉल शुरू में आ रही है, और जब बॉल टकरा के जा रही है ना, जब बॉल टकरा के जा रही है तो वो ऐसे जा रही है यू से, और ये एंगल थीटा। इसको मैं v कह सकता हूँ चाहूँ तो। ये फाइनल वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड इसका u है। इसको मैं ऐसे रिजॉल्व कर सकता हूँ u cos थीटा में, और ऐसे रिजॉल्व कर सकता हूँ u sin थीटा में। मैं चाहूँ वो वेक्टर u को बोल सकता हूँ u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस j कैप। अब ये सब मैथमेटिक्स हमारी रिवाइज हो रही है। जहां से एंगल थीटा बन रहा है वहां सामने कोने में आता है cos थीटा, साइड में आता है sin थीटा। ये जो फाइनल वेलोसिटी है, इस वेक्टर v को u लिखा जाएगा, ये है u cos थीटा माइनस i कैप प्लस u sin थीटा माइनस j। बस ये इनिशियल वेलोसिटी को आप रिजॉल्व करिए। एक हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड वेक्टर्स को हमेशा रिजॉल्व करते हैं, ये हमारी एक स्टैंडर्ड लाइन है। इंक्लाइंड वेक्टर को मैं रिजॉल्व करता हूँ, ये u cos थीटा है, ये u sin थीटा है, और फाइनल वेलोसिटी का इधर रिजॉल्व किया तो ये u cos थीटा और ये u sin थीटा है। ये डायरेक्शन प्लस i कैप है, ये डायरेक्शन माइनस j कैप है, ये डायरेक्शन माइनस i कैप है, और ये डायरेक्शन माइनस j कैप है। मैथमेटिकली लिख लें i और j के रूप में तो बड़ा ही सुंदर काम होगा। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में तो शायद ये नहीं है। अब फिर से अगर देखना चाहते हैं मैथमेटिकली, अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो जो डेल्टा पी है वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अच्छा, मोमेंटम्स पे जाना होगा तो आप इनको m से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम मैं देखूंगा ना, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूंगा ना, तो जो पी फाइनल है वो इसमें मैं m लगा सकता हूँ आगे, मालूम m u cos थीटा माइनस m u cos थीटा i कैप माइनस m u sin थीटा j कैप। ये हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और पी इनिशियल है m u cos थीटा i कैप माइनस m u sin थीटा j कैप। ये हो गया। इसको वाकई अगर इस तरह से मैथमेटिकली आप करेंगे तो आप में डेवलपमेंट बहुत होगा। ये इसको रिजॉल्व किया मैंने इनिशियली u cos थीटा में और u sin थीटा में, और इधर इसके कंपोनेंट यहाँ और यहाँ आएंगे, और जहाँ से एंगल थीटा बनता है वहाँ cos आएगा, साइड में sin आएगा। इनिशियल वेलोसिटी को ij के फॉर्म में लिख लीजिए, और फाइनल वेलोसिटी को भी ij के फॉर्म में लिख लीजिए। अब आपको डेल्टा p चाहिए, वो p फाइनल माइनस p इनिशियल है वेक्टर रूप में, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मोमेंटम मिल जाएगा। ये मेरा डेल्टा p का टर्म आ रहा है। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मेरे ख्याल से ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा p का जो आंसर आएगा ना,
ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे ब्रैकेट खोलने के बाद। इसका आंसर आएगा 2mu cos थीटा माइनस आई। ये हो गया, ये फाइनल आंसर है। बॉल का जो मोमेंटम में चेंज है, जो बॉल के मोमेंटम में चेंज है आपकी बार वो है 2mu cos थीटा माइनस आई कैप, और वो सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा है, वो सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा है। डायरेक्शन तो आपको मिल गई कि बॉल के मोमेंटम में चेंज आज भी वही है, इसी डायरेक्शन में, तो बॉल पे फोर्स इसी डायरेक्शन में आया होगा। ये लाइन हमारी थियोरी की फिर से काम आ रही है। थियोरी की लाइनें जहां जहां काम आएगी मैं बड़ा ही हाईलाइट कर दूंगा कि भाई जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है ना, उसकी जो डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है। बॉल के मोमेंटम में चेंज इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो बॉल पे जो फोर्स काम कर रहा होगा, बॉल पे जो फोर्स काम करेगा वही बॉल के मोमेंटम को चेंज करेगा। बॉल पे जो फोर्स काम करेगा वही बॉल के मोमेंटम को चेंज करेगा, और वो मोमेंटम चेंज फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। तो दीवार ने गेंद पे जो फोर्स लगाया वो आज भी यहाँ है, इसलिए गेंद ने जो दीवार पे फोर्स लगाया एज अ रिएक्शन वो आज भी प्लस आई कैप डायरेक्शन में है। ये इसे करने का मैथमेटिकल तरीका हुआ। ये मैथमेटिक्स सीखना तो बड़ी ही सुंदर बात है, इसको टाइम लगेगा आपको सम अपने डाइजेस्ट करने में और अपनी आदत में इसे लाने में, पर हाँ ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए पार्ट वन पार्ट में रहोगे। सेकंड कहता है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंपल्स इम्पॉर्टेंट टू द बॉल बाय द बॉल। पहले केस में जब गेंद सीधी आई थी, अब ये थोड़ी मैथमेटिक्स, अच्छा ये थोड़ा एडवांस टफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये नीट के लिए थोड़ा हल्का सा एडवांस क्वेश्चन। हमें अभी तो सिंपल बिल्कुल उसी सवाल को करना है कि भाई एम दे दो और यू दे दो और पी मांग लो, हद से डेल्टा पी मांग लो, जैसा इसके पहले वाला एग्जाम्पल था। ये सवाल हल्का सा एडवांस है, तो ये अगर आपको नहीं करना इनिशियली तो मत करिए। जब बाकी सब आपसे हो जाएगा ना, तो किसी दिन आप अचानक देखेंगे कि ये भी आपसे हो गया। जो चीज आपको तकलीफ दे रही है उसे आप शुरू में छोड़ दीजिए। देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इम्पल्स। हाँ एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी न किसी रूप में डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, इसलिए ये क्लियर तो होने ही चाहिए। पर अभी इमीडिएटली एकदम क्लियर हो जाए जरूरी नहीं है। यू हैव टाइम विद योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ सम टाइम। 2 4 5 6 महीने बाद भी अगर ये क्लियर हो गया तो क्या दिक्कत है। इम्पल्स के आपको रेशियो निकालने हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, तो आप सोल्यूशन में लिख दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इज डेल्टा पी। तो आप डेल्टा पी पहले केस में अपॉन डेल्टा पी अगर दूसरे केस में करते हैं तो ये 2mu और ये 2mu cos थीटा, और मेरे ख्याल से इसका आंसर आ रहा है 1/cos थीटा। बस यही है, यही इसका आंसर है। और 30 डिग्री का उसने एंगल दिया है, जो 1 ये हो जाएगा 1/cos 30, cos 30 हो जाएगा √3/2, तो ये 1 अपॉन √3/2। अब ये इसको सॉल्व करने में मुझे दिक्कत आती है, मैं काम करता हूँ √3 को यहीं लिखते रहने देता हूँ और 2 को नीचे से ऊपर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 2 इनवर्स। जब मैं इसको एक स्टेप ऊपर लेके जाता हूँ ना तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। मुझे इसको थोड़ा रीअरेंज करने में हमेशा कॉन्फिडेंस कम रहता है, इसका नया दूसरा तरीका सीखिए, जो आपने बचपन से सीखा है उसे भुला जाए दीजिए। इसको एक स्टेप आप एक सीढ़ी ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर चेंज हो जाएगा। अब इसी को एक सीढ़ी और ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर फिर से चेंज हो जाएगा, तो ये 2 to the power √3 हो जाएगा। 2 को यहाँ से यहाँ ले जाइए तो एक पावर, इसका पावर का साइन चेंज कर दीजिए, और फिर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो फिर से पावर का साइन चेंज कर दीजिए। वरना हाँ ये बड़ा आसान तो नहीं है कि ये 2/√3 होगा, √3/2 होगा, या कुछ प्रॉब्लम्स तो इसमें आती हैं। ये कॉन्फिडेंस का एरिया आपका नहीं है, और वो मैथमेटिकल क्वेश्चन जहाँ जहाँ आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वो आप मुझसे डिस्कस करिए कि सर यहाँ मेरे को रीअरेंजमेंट में प्रॉब्लम आती है, विल हैव सम बेटर सोल्यूशन। आप इसको एक एक करके ऊपर ले जाइए, यहाँ से एक बार ऊपर ले गए 2 का पावर चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, और एक बार और ऊपर ले गए 2 का पावर का फिर से साइन चेंज हो गया, ये 2/√3। बस मुझे तो ये पता है 1/√3
0.866 है, तो 1/0.8 का आगे से तो मुझे याद रहना चाहिए 10/8 में करीब 1.25 टाइप के आंसर आएगा। 1.25 से पूरा 4 का आंसर आएगा। 1.2 इसमें दिया है, चलेगा। ये फिगर आपको याद रहना चाहिए कि 10/8 क्या होता है। कुछ फ्रैक्शंस मेरे हिसाब से तो आपको रट लेने चाहिए। 10/8 क्या होता है ये आपको रट लेना चाहिए। √3/2 क्या होता है ये आपको रट लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं अब इस क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी की सॉल्यूशन है उसको पढ़ दे रहा हूँ। जो एनसीईआरटी की सॉल्यूशन है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। कहता है एन इंस्टिंक्टिव आंसर to one might be that the force on the wall in the case A is normal to the wall, while in the case B is inclined at 30 degree to normal. आपको यहाँ तो ये लगेगा कि बॉल पे जो फोर्स लगाएगी वो दीवार के 90 डिग्री पे होगा, पर यहाँ जो फोर्स दीवार गेंद लगाएगी शायद वो यहाँ होगा। पर फोर्स का आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा ऐसे केसेस में फोर्सेस के जो नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं ना, ये वाला कंपोनेंट ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट रहता है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। तो ये जो मोमेंटम का ये जो कंपोनेंट है ना पैरेलल टू वॉल, मोमेंटम का जो कंपोनेंट है पैरेलल टू वॉल वो अनचेंज रहता है, और मोमेंटम का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वॉल रिवर्स हो जाता है। ये आप यही कुछ कहना चाह रहा है। The force on wall is normal to wall in both the cases. How to find the force on the wall? The trick is to consider the force on the ball to the wall using the second law, and then use the third law. Let u with the speed of each ball and after collision. फिर उसने x और y एक्सेस की बात करी थी। Impulse is the change in momentum. हाँ, वो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की बात तो करी ना है ना, भले ही उसने i और j नहीं लगाए, पर वो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की बात कर ही रहा है। हाँ, मैं इस केस में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इस केस को आप चाहो तो दोबारा लिख दो और यहाँ पर ये लिख दो कि ये मैं y कंपोनेंट लिख रहा हूँ। सेकंड केस इनिशियल मोमेंटम का y कंपोनेंट यहाँ है और फाइनल मोमेंटम का भी y कंपोनेंट यहाँ है। तो आप लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ, मैं x कंपोनेंट y कंपोनेंट के नाम से बात नहीं कर रहा। द कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम पैरेलल टू द वॉल, component of momentum parallel to the wall remains unchanged. Component of momentum parallel to the wall remains unchanged, both in magnitude and direction. इसका इनिशियल कंपोनेंट ये था और फाइनली यहाँ जा रहा था, इसका ये कंपोनेंट यहाँ आ रहा था। वो दोनों ही -j कैप थे। तो डेल्टा p इन y डायरेक्शन इज 0। y डायरेक्शन में जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो 0 है। y डायरेक्शन में जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो 0 है, और x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम यहाँ था और फाइनल मोमेंटम x डायरेक्शन में यहाँ है। I और J के नाम से बात कर लें तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, उनको अवॉइड मत करिए। पहले गेंद यहाँ आ रही थी, यहाँ उसका x कंपोनेंट था, यहाँ y कंपोनेंट था, बाद में गेंद यहाँ जा रही थी, यहाँ उसका x कंपोनेंट था, यहाँ y कंपोनेंट था। So y component या component parallel to the wall remains unchanged. और फिर अगली लाइन में लिख दीजिए इस डायग्राम के साथ में कि x component of the momentum that is normal component of the momentum to the wall, normal component of the momentum, normal ब्रैकेट में मतलब normal to the wall की बात कर रहा हूँ। Component normal to the wall, component of momentum normal to the wall, component of momentum normal to the wall gets reversed. Component normal to the wall gets reversed. और जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हुआ उस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि फोर्स होता तो मोमेंटम चेंज होता ना। इस सवाल को आपको 3-4 बार पढ़ना तो चाहिए, सीखने को बहुत मिलेगा आपको इससे। फिर से लिखिए कि since there is no change in momentum in y direction,
there must have been no force in y direction. अगर y डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हुआ तो y डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं. अगर y डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हुआ तो y डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं, क्योंकि फोर्स होता तो मोमेंटम चेंज होता. यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो रहा है, यहाँ मोमेंटम चेंज की जो डायरेक्शन है वही तो फोर्स है. तो इस केस में भी आपको शायद लगता कि दीवार गेंद ने यूं आके मारा है तो शायद आपको लगेगा कि फोर्स दीवार पे यहाँ लगा है, पर अभी भी फोर्स दीवार पे नहीं लगा, क्योंकि बॉल के मोमेंटम में जो चेंज है वो इस डायरेक्शन में है. दीवार ने गेंद को यहाँ फोर्स मारा, इसका मतलब गेंद ने दीवार को यहाँ फोर्स मारा, तो फोर्स यहाँ इंक्लाइंड नहीं है. बॉल जरूर इंक्लाइंड आ रही है पर फोर्स इंक्लाइंड नहीं है. ये थियोरी वाला पार्ट मेरे हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, पर चलिए हमको इस बहाने सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है. तो चलिए मैं सवाल की सॉल्यूशन आगे पढ़ रहा हूँ. लास्ट पैराग्राफ जो नीचे दिया है इसने कहता है इम्पल्स एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन. हाँ, ये हमने लिखा है. क्लियरली फ्रॉम अबव द फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द वॉल इज नॉर्मल टू द वॉल. द फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द वॉल, बॉल पे जो फोर्स मारा है दीवार ने वो दीवार के नॉर्मल है. नॉर्मल मतलब 90 डिग्री along the negative x direction. भाई माइनस आई कैप कहो ना उसे. कहता फिर तो यूजिंग थर्ड लॉ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द वॉल इज नॉर्मल टू द वॉल along पॉजिटिव x डायरेक्शन. जब दीवार ने गेंद को यहाँ मारा है तो गेंद ने दीवार को यहाँ मारा है प्लस आई डायरेक्शन में. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन नॉट बी ascertained since the small time taken for collision has not been specified in the form. कहता जो फोर्स गेंद ने दीवार पे लगाया या दीवार ने गेंद पे लगाया वो हमें नहीं पता, हमें टाइम भी नहीं पता, पर हमें मोमेंटम में चेंज तो पता है. इंपल्स को इसीलिए इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया. खैर केस बी में आ रहा है मोमेंटम इनिशियल mu cos 30 है और अब ये वही आई कैप जे कैप ले रहा है. सॉल्यूशन अब तो आप इनकी मत पढ़िए, यहाँ पे आप मेरी ही पढ़ लीजिए. px का x डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ है और y डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए x कंपोनेंट ऑफ द इंपल्स में जो चेंज हुआ है, x कंपोनेंट ऑफ द इंपल्स, अच्छा इंपल्स मतलब हाँ डेल्टा p, x कंपोनेंट ऑफ इंपल्स मतलब डेल्टा p, तो x कंपोनेंट इंपल्स -2 mu cos थीटा सही है और y कंपोनेंट ऑफ द इंपल्स 0 है. डायरेक्शन ऑफ इंपल्स एंड फोर्स इज द सेम एंड इज नॉर्मल टू द वॉल यूजिंग बस वो सब हो गया. रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड अब इसने दे दिया 2 mu अपॉन 2 mu cos 30, वो मैं आपको निकाल के सिखा चुका हूँ. बस यही बात है. मैं एक बार फिर आपको ये कह दूं कि आपको जो इंक्लाइन वेक्टर्स हैं दे शुड बी रिजॉल्व्ड. इंक्लाइन वेक्टर्स को रिजॉल्व आपको करना चाहिए. ये इनिशियल मोमेंटम जो है मैं एक बार कहना चाहूंगा एक बार फिर से कि ये है mu cos 30 प्लस आई कैप और प्लस mu sin 30, यहाँ ये वाला आएगा और ये डायरेक्शन है माइनस जे कैप. ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की आप बात मत करिए, आप आई कैप और जे कैप से बात करिए. लॉन्ग रन में यही आदत आपकी ज्यादा काम आएगी. आप आई और जे से समझ में तो आता है कि कौन x है कौन y है, और इसी तरह फाइनल जब ये है ये फाइनल वेलोसिटी है, ये u है और ये एंगल थीटा है, तो जो फाइनल मोमेंटम है पूरा का पूरा फाइनल मोमेंटम का ये कंपोनेंट है mu cos 30 माइनस आई कैप, ये फाइनल मोमेंटम का x कंपोनेंट है और ये यही आएगा प्लस mu sin 30 माइनस जे कैप. ये इनिशियल मोमेंटम का x कंपोनेंट है, ये इनिशियल मोमेंटम का y कंपोनेंट है, ये फाइनल मोमेंटम का x कंपोनेंट है और ये फाइनल मोमेंटम का y कंपोनेंट है. इनिशियल मोमेंटम का y कंपोनेंट और फाइनल मोमेंटम का y कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है, डायरेक्शन में चेंज हुआ है. y कंपोनेंट मोमेंटम का पहले भी ऐसा था और बाद में भी ऐसा है, तो y कंपोनेंट में मोमेंटम के चेंज ही नहीं हुआ, मतलब y डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं. और x कंपोनेंट जो है मोमेंटम का वो रिवर्स हो गया है, ये प्लस आई कैप में या माइनस आई कैप है. डेल्टा पी आपको बढ़िया, आपको सिर्फ पूरा पी आई लिखिए आई जे में, पूरा पी एफ लिखिए आई और जे में, और डेल्टा पी को बढ़िया पी एफ माइनस पी आई ऐसा लिख दीजिए, अपने आप आपको सारी बात मिल जाएगी. और मोमेंटम चेंज की डायरेक्शन में ही फोर्स होता है. जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है उस डायरेक्शन में ही फोर्स होता है. ये सारी कहानी है. आई होप थिंग्स आर क्लियर. That's all for now.
Thank you.